नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉजेज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन अर्थात ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। आप इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ज्वालामुखी विस्फोटकता के कारण, जो ज्वालामुखी में विस्फोट होता है वो क्यों होता है, इसके कारणों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। तो इससे पहले कि ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारणों पे हम अपना लेक्चर शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको प्रतिदिन एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स में जो अलग अलग मैगजीन आती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को इस समय हम लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जो समय समय पर अर्धवार्षिकी और वार्षिकी मैगजीन आती है, उनको भी हम अलग अलग सेक्शंस को उनके वीडियो बना के उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। तो करीब 4 से 6 वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेंगे और इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको परीक्षा उपयोगी कंटेंट पूरे साल मिलता रहेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। जो ज्वालामुखी फटने के या उसमें विस्फोट होने के जो कारण हैं, उनके जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। जो प्लेट विवर्तनिकी है वही सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी फटने का। और प्लेट के जो मूवमेंट है उसके कारण दो परिस्थितियां बनती हैं। या तो प्लेट आपस में एक दूसरे की तरफ जाके टकराएंगी या तो एक दूसरे से अलग होंगी। जब कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट से अलग होती है तो वो उसके जो दूसरी तरफ की प्लेट है उसकी तरफ जा रही होती है। तो अगर प्लेट किसी प्लेट से अलग जा रही है तो किसी दूसरी तरफ के पास भी जा रही होगी। और इनमें से जब प्लेट एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो उसे कहते हैं विनाशकारी सीमा अर्थात कन्वर्जेंट बाउंड्री। और जब प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही होती है तो उसे कहते हैं सृजनकारी बाउंड्री अर्थात जो कन्वर्जेंट बाउंड्री अर्थात सृजनकारी सीमा। तो जो कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं अर्थात वो जगह जहां पे प्लेट एक दूसरे की तरफ मिल रही होती हैं, वहां पर होता क्या है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो वो प्लेट जो हल्की होती है वो भारी प्लेट के नीचे चली जाती है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये समझिए कि ये भारी प्लेट है और ये हल्की प्लेट है मान लीजिए, और ये जब एक दूसरे के पास आएंगी तो अगले चरण में क्या होगा कि ये जो भारी प्लेट है ये ऊपर उठ जाएगी और ये नीचे चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार की घटना होती है। और लाइटर और भारी और हल्की कहने का मतलब है कि जिसकी डेंसिटी कम है वो लाइटर प्लेट है और जिस प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है वो हैवी प्लेट है। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो जो छोटी होगी वो लाइट होगी और जो बड़ी है वो हैवी मानी जाएगी। अगर किसी जगह पर एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट है तो जो महासागरीय प्लेट है वो हल्की होगी और महाद्वीपीय प्लेट भारी होगी। तो महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाएगी। जो हमने अभी महाद्वीपीय प्लेट का जो कन्वर्जेंट एग्जाम्पल लिया वो यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट है उसका उदाहरण है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट हल्की है। जो हिमालय पर्वत के जगह पर जहां हिमालय पर्वत है वहां पर हमारी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। तो जब जो हल्की वाली प्लेट है और उसका क्रस्ट जो है करीब 100 किलोमीटर के आसपास नीचे चला जाता है धरती के, तो वहां पर इतनी गर्मी होती है कि वो जो क्रस्ट है वो पिघलने लगता है। और जब पिघलने लगता है तो कोई चीज नई नई पिघली है गर्मी से तो वो उसमें बहुत एनर्जी होती है और वो प्रयास करती है कि किसी प्रकार वो बाहर निकले। और जब वो बाहर निकलने का प्रयास करती है तो उसका केवल एक तरीका है ज्वालामुखी के रूप में बाहर आना। तो जो हमारी जो कन्वर्जेंट प्लेट है, जो सबडक्शन जोन है, वहां पे ज्वालामुखी तैयार हो जाता है और बड़े विस्फोट के साथ वो फटता है। और वो होता क्या है, जो हमारी कन्वर्जेंट प्लेट है, जो हल्की प्लेट जो नीचे गई है उसका जो मैग्मा जो पिघल के जो मैग्मा बन गया है वही बाहर आता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। अब इसी में जो दूसरी प्लेट है वो है डाइवर्जेंट प्लेट्स। जो डाइवर्जेंट प्लेट अर्थात जो सृजनकारी सीमा है वहां पे जो विस्फोट होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं तो उनके नीचे का जो मैग्मा है वो अपने आप स्वतः जो है ऊपर आ जाता है। वहां पर विस्फोट नहीं होता है, बड़े शांत तरीके से मैग्मा ऊपर आता है
और पृथ्वी की जो आंतरिक जो परतें हैं वहां से, और कोई अगर कोई दरार है, कोई अगर जो गड्ढा बना हुआ है उसमें से वो मैग्मा लगातार बाहर आता रहता है और नई भूमि का निर्माण कर देता है। इसीलिए इसको सृजनकारी सीमा कहते हैं। और इस तरह के वॉल्केनो कहाँ बनते हैं? इस तरह के वॉल्केनो अधिकांशतः महासागरों के नीचे बनते हैं, मतलब महासागर का जो जल है उसके नीचे, उसके नितल पर बनते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक जो ओशन है एस आकार का है, और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक एस आकार की मिड अटलांटिक रिज है। रिज का मतलब एक उठी हुई भूमि, एक पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर है पानी के नीचे, जो ये जो है फिजर और फ्रैक्चर से जो लावा निकल रहा है, मैग्मा निकल रहा है, उसी से उस रिज का निर्माण हुआ है। और जहां पे आइसलैंड है वहां पे इतनी ज्यादा मात्रा में ये लावा निकला कि वो जमीन समुद्र तल से ऊपर दिखाई देने लगी और आइसलैंड नाम के एक द्वीप, बहुत बड़े द्वीप का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त एक और कारण है वीक अर्थ क्रस्ट। जो हमारी पृथ्वी का जो भूपर्पटी है, हमने जो लेयर्स, इंटीरियर लेयर्स ऑफ अर्थ को पढ़ा था, तो उसमें जो सबसे ऊपरी हिस्सा था वो क्रस्ट था, तो उसी को हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। तो कुछ जगहों पर पूरे पृथ्वी पर भूपर्पटी काफी कमजोर है। तो जहां पे भूपर्पटी कमजोर है वहां से तो जो अंतर्जात बल है, जो नीचे से पुश हो रहा है, जो गर्मी है, जो वाष्प है, गैस है, मैग्मा है, वो नीचे से ऊपर बाहर आना चाहता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और एनर्जी हमेशा जो है जहां पर ज्यादा एनर्जी है वहां से कम एनर्जी वाले क्षेत्र में जाना चाहती है, तो वो क्रस्ट पर जोर लगाती है, या ऐसा जोर पूरी पृथ्वी पर लगाती है, लेकिन जहां से क्रस्ट कमजोर होती है वहां से वो फट जाती है और उसका रिजल्ट होता है ज्वालामुखी। जो एंडीज माउंटेन है ये लगभग इसी प्रकार का उदाहरण है। वहां पे हमारी भूपर्पटी काफी कमजोर है, काफी पतली है, जिसके कारण जो नीचे का मैग्मा है वो उसको फोड़ के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा एक और कारण है वेरी हाई टेम्परेचर अंडर अर्थ। कभी कभी वैसे तो जो पृथ्वी के अंदर लगभग सभी जगह पर जो आंतरिक परतें हैं वहां पे तापमान बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पर कहीं पर कोई जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया, कोई ऐसा जो है वहां पे खनिज पदार्थ है जिसके कारण न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया, या बड़ी भारी मात्रा में कोई केमिकल, कोई खनिज है जिसके कारण कोई केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया, तो वहां पे तापमान ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाता है। और जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो क्रस्ट कमजोर है, तो अगर क्रस्ट कमजोर नहीं है तो वो जो मैग्मा है वो धरती की सतह को फोड़ के बाहर आ जाएगा। अगर क्रस्ट कमजोर है तो ये प्रक्रिया 100-200 साल में हो जाएगी। अगर क्रस्ट बहुत मजबूत है तो और लंबा समय लग जाएगा, हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन वहां से वो मैग्मा बाहर आता जरूर है। तो भूवैज्ञानिक इन चीजों को पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ धरती के नीचे हलचल हो रही है और यहाँ पर भूकंप बन सकता है या ज्वालामुखी फट सकता है। तो ये तीन कारण हमने देखे, एक टेक्टोनिक प्लेट का, एक जो कमजोर हमारी भूपर्पटी है, और दूसरा किन्हीं कारणों से तापमान का बहुत अधिक बढ़ जाना। इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स, गैसों और जल वाष्प के होने के कारण भी जो है हमारा ये ज्वालामुखी आता है। होता क्या है कि जो हमारा वर्षा का जल है, जैसे हमारी धरती पर हर जगह जब वर्षा होती है, पहाड़ों पे भी वर्षा होती है और मैदानी भागों पे भी वर्षा होती है, तो मुख्यतः पहाड़ों पे जो दरारें होती हैं और मैदानी भागों में भी दरारें होती हैं, उन जगहों से जो पानी है वो रिस रिस कर नीचे भूजल में जाके मिल जाता है। जो नदियां हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, चाहे वो जलाशय मैन मेड हो या प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल हो, उन जलाशयों में भी पानी जो है छन छन कर रिस कर नीचे भूजल तक पहुंच जाता है। कई जगहों पे क्रैक्स होते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा मात्रा में जल नीचे पहुंच जाता है और नॉर्मली जाके भूजल में मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ये और भी नीचे तक चला जाता है, जहां पर पृथ्वी का तापमान बहुत कम है, मॉल्टन मैग्मा है। जब वहां तक हमारा जल पहुंच जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत अधिक गर्मी के कारण जलवाष्प में बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी जो ये वाटर है
वो नीचे पहुंचा और वहां पर कुछ ऐसी रॉक्स हैं जो सॉल्यूबल टाइप की हैं और वो पानी में घुल गई, उनमें कोई रिएक्शन शुरू हो गया, इसके कारण और भी दूसरी प्रकार की गैसेस बन गई। तो वहां पर चाहे गैस बने चाहे वाटर वेपर्स बने, उनका तापमान हमेशा बहुत अधिक रहता है और जब तापमान अधिक रहता है तो वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। तो बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है कि वो क्रस्ट को फोड़ के बाहर निकले। तो वो जो गैसेज हैं वो नीचे से अंदर से जोर लगाती हैं, फोर्स लगाती हैं, उसके पीछे पीछे मैग्मा भी पीछे चल देता है और अंत में ज्वालामुखी के रूप घटना के रूप में सामने आता है। तो हमने 4 कारण देखे, एक टेक्टोनिक प्लेट्स का जो है एक दूसरे की तरफ फिसलना या एक दूसरे से दूर फिसलना, दूसरा हमने देखा कि भूपर्पटी का कमजोर होना, ये तीसरा देखा किन्हीं कारणों से तापमान का बहुत अधिक बढ़ जाना, और चौथा देखा कि ये जो वाटर वेपर्स अर्थात जलवाष्प और गैसों का नीचे बहुत होना और जब वो बहुत गर्म होती हैं तो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, वही ज्वालामुखी बन जाती हैं। तो मित्रों, ये जो हमने जो कारण थे हमारे ज्वालामुखी उद्भेदन के, वो यही थे, चार मुख्य कारण हैं। और इसके अतिरिक्त जो है हम ज्वालामुखी के प्रकार और ज्वालामुखी के बारे में इसके पहले ही 2 वीडियो ले चुके हैं। अभी ज्वालामुखी का विश्व में जो वितरण है उसका अगला वीडियो हम उसके ऊपर लाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।